क्लास 10th चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत देखिए, विद्युत शब्द है आज हमें घर में, अस्पताल में, विद्यालय में, विभिन्न उद्योगों में एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है जिसे हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हों और जिससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता हो। ऐसी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का ना कोई प्रदूषण होता है और इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हम विद्युत के बारे में ये जानेंगे कि विद्युत किस प्रकार से, क्या हमारा इसका फंक्शन है, कैसे उत्पन्न हुई, विद्युत शब्द कहाँ से आ गया हमारा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। या इस तरह से, जैसे इंग्लैंड के एक चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट ने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो उन्होंने ये देखा कि इन वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को, हल्के जैसे तिनके हैं, सूखे हुए तिनके हैं, हल्के कागज़ के टुकड़े हैं, उनको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। इसके पश्चात एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक दार्शनिक, दार्शनिक, द फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर थेल्स ने एम्बर एक पदार्थ होता है, एम्बर की छड़ को लिया, एम्बर की छड़ को रेशम से रगड़ा। उन्होंने रेशम से एम्बर की छड़ को लेकर रगड़ा तो एम्बर की छड़ में छोटे हल्के पक्षियों के परों को, सूखे तिनकों को, ऐसी चीज़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। इस आकर्षित करने के गुण को उन्होंने विद्युत कहा, इस गुण को विद्युत कहा गया। और ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी के इस गुण को ही इस प्रकार से इन्होंने विद्युत को विद्युत धारा कहा गया। थेल्स ने इसी गुण को विद्युत धारा कहा। जैसे जल की धारा होती है, वायु की धारा होती है, इसी तरह से विद्युत धारा होती है। तो विद्युत धारा किसी चालक में वैद्युत दाब के कारण प्रवाहित होती है। जैसे किसी नली में अगर हम जल को भर लें तो उसके नली का अगर क्षैतिज सिरा रहेगा, दोनों सिरा अगर एक समान रहते हैं तो जल का प्रवाह नहीं होगा, परंतु यदि उनमें यदि एक सिरा ऊंचा रहता है और एक सिरा थोड़ा नीचा रहता है तो गुरुत्व बल के कारण उसमें जल का प्रवाह होता है। इसी प्रकार से किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह इसी प्रकार से होता है। तो विद्युत धारा, जैसे हम टॉर्च का या बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, बल्ब का स्विच ऑन करते ही बल्ब जलने लगता है। तो इसमें जिस पथ में होकर ये बहती है, तो ये सारा जो बंद पथ है, इस बंद पथ को, विद्युत प्रवाह के पथ को हम परिपथ कहेंगे, सर्किट कहते हैं, इसे हम सर्किट कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहेंगे। आवेश शब्द कहाँ से दिया गया? आवेश अभी मैंने बताया, विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि आकर्षित करने का जो गुण होता है उसी को आवेश कहा गया, और आकर्षित करने का जो गुण था उसे आवेश कहा गया कि वस्तु आवेशित हो गई है। यदि दो वस्तुएं समान आवेशित हैं तो उनमें परस्पर प्रतिकर्षण बल होता है, और असमान होने पर उन्हें आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसलिए। और विद्युत धारा का पता, आवेश का पता लगाते हैं विद्युतदर्शी के द्वारा पता लगा लेते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I एम्पियर में इसका मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का, Q आवेश और T समय। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, या Q इक्वल टू आई टी। Q आवेश, T समय,
आई विद्युत धारा एम्पियर में। तो इसको परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पुनः मैं बताता हूँ कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक हम लेंगे वो हमारा एम्पियर होता है। तो एक एम्पियर कितना हो सकता है? यदि 1 कूलम आवेश और 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है किसी पथ में, तो उस विद्युत धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। ये एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, विलियम आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका मात्रक एम्पियर रखा गया है। उन्हीं के सम्मान में आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। अब आवेश क्यू का आवेश जो होता है, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलम। आवेश का मात्रक रहेगा हमारा कूलम C। तो 1 कूलम बराबर होता है हमारा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पर हमारा जो आवेश होगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इतना आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, वो भी ऋणात्मक आवेश, इकाई ऋण आवेश माना जाता है। आवेश के सबसे छोटा अगर हम मात्रक लेते हैं, इकाई लेते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम आवेश संभव नहीं है। तो आवेश की सबसे छोटा मात्रक अगर लिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे आवेश का छोटा मात्रक हमारा कूलम है। और 1 कूलम कितना रहेगा? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को हम 1 कूलम कहते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रहता है। I = Q/T या Q = IT। Q इसमें आवेश होगा, T समय होगा, I विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। एम्पियर कैसे हम परिभाषित करेंगे? यदि 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक किसी पथ में प्रवाहित किया जाता है, किसी चालक में, ये परिपथ कह सकते हैं, तो प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। इस तरह से हम 1 एम्पियर कहेंगे। एम्पियर विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाएगा। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए से प्रदर्शित कर देते हैं। एमीटर द्वारा मापा जाता है और इसे हम परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा एमीटर को कभी भी। तो परिपथ में विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो होता है वो एम्पियर है और इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसके पश्चात अब दूसरा, विद्युत धारा का प्रवाह होता किस प्रकार से है? तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी भी उसके लिए प्रवाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? न्यूटन का पहला नियम सभी लोग जानते हो, क्लास 9th में भी पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता क्यों है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है किसी आवेशित कणों की गति से। क्योंकि उस समय तक, जिस समय विद्युत शब्द का प्रयोग किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञात नहीं था कुछ भी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि धन आवेशों की प्रवाहित होने की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। परंतु बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर पाए जाते हैं। तो किसी परमाणु के मध्य में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इसमें नाभिक के आकर्षण के कारण या परमाणु के मध्य में होने के कारण इनकी गति है वो नियंत्रित होने लगती है। तो जिसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं उन्हें हम चालक कहेंगे, और जिनमें कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रुकावट होती है,
रुकावट होती है उन्हें प्रतिरोधक कहते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर प्रतिरोध होता है, रुकावट होती है, तब हम उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी कहेंगे। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉनों की गति थी वो किस प्रकार से होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए जिस प्रकार से अब हमारा जल प्रवाह होता है किसी क्षण में जल नली में, सॉरी क्षण नहीं, जल नली कह सकते हैं, पाइप में जल का प्रवाह होता है, तो एक सिरा उच्च होना चाहिए और एक सिरा नीचे होना चाहिए। उच्च और निम्न के कारण ही जल का प्रवाह होता है। ऐसे ही विद्युत परिपथ में भी इलेक्ट्रॉनों का भी प्रवाह इसी आधार पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करेंगे जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, और वैद्युत दाब में जो अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। चालक के अनुदिश अगर वैद्युत दाब में कोई अंतर होगा तो उसे विभवांतर कहते हैं। तो ये विभवांतर में अंतर विद्युत सेल द्वारा उत्पन्न होगा। विद्युत सेल में रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं विद्युत सेल में, तो उनके टर्मिनलों के बीच विभव उत्पन्न हो जाता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है, और उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा, संचायक जो ऊर्जा है, विद्युत का प्रवाह करती है। सेल के अंदर होने वाली क्रियाओं के कारण सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे सेल का विभवांतर कहेंगे। तो एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को V = W/Q। तो एकांक आवेश Q की वैल्यू अगर 1 है, 1 कूलम आवेश है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लीजिए पॉइंट A से और B तक ले जाने में जितना भी कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर की हमारी परिभाषा क्या रहेगी? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है W, उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो V = W/Q या W = QV। विभवांतर का मात्रक रहेगा हमारा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक रहता है हमारा वोल्ट। V से प्रदर्शित करेंगे और इसे मापने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और इसे परिपथ के पार्श्व क्रम मीन्स कह सकते हैं समांतर क्रम में लगाया जाता है और इसे वोल्ट से मापते हैं। वोल्ट इसका मात्रक है और इसे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में लगाते हैं। इस तरह से हम विद्युत धारा को विभवांतर होता है, इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसके पश्चात हम लेते हैं अब दूसरे अन्य ओम का नियम एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में साइड वाइज जोड़ा जाता है, पैरेलल में, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब आते हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम। ओम का नियम क्या था हमारा? यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे उसका ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके सिरों का विभवांतर
उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू होता है IR। इसमें V विभवांतर, I विद्युत धारा और R नियतांक होता है। R जो नियतांक है कांस्टेंट, प्रत्येक धातु के लिए अपना अलग अलग होगा, और इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। नियतांक है और इसे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोला जाएगा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध V विभवांतर, V हमारा विभवांतर, I विद्युत धारा, I एम्पियर में रहती है, विद्युत धारा होती है, और V हमारा विभवांतर होता है, R नियतांक है और इस नियतांक को हम प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, सिर्फ B और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य अगर ओम के नियम के अनुसार ग्राफ खींचा जाता है तो यह एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य में अगर ग्राफ खींचा जाए तो हमें किस प्रकार का, ओम के नियम के अनुसार कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर होगा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध हम किसे कहेंगे? जो उसमें अंदर प्रवाहित होने वाली किसी भी धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का विशेष गुण होता है कि अपने आप इसके प्रवाह का विरोध करेगा, और इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम प्रतिरोध, R को मात्रक रहेगा हमारा ओम, और इसे ओम इससे प्रदर्शित करते हैं, ओम संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो ओम मात्रक क्या होगा इसका? R इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं, ओम कहेंगे इसके लिए। अब किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, देखिए, उसकी तार की लंबाई पर, किसी का प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और उसकी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। मतलब यदि हम तार की लंबाई दोगुनी कर दें, यदि तार की लंबाई दोगुनी करने पर धारा का मान आधा हो जाता है। यदि मोटा तार ले लेते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लंबाई के समानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को अगर हम एक साथ मिला दें तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या कह सकते हैं हम R इक्वल टू रो L अपॉन A। इस रो RH होता है, रो RH, इसे कहते हैं प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं रो को। तो रो का मात्रक क्या होगा, रो इक्वल टू रहेगा हमारा RA/N, तो इक्वल टू ओम मीटर, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, इसके कारण ही हम सिल्वर है वो सबसे अधिक चालक है विद्युत धारा का, और मिश्र, लेकिन जो कम चालक हैं जैसे लकड़ी है, कांच है, ये विद्युत रोधी होते हैं, तो इनकी प्रतिरोधकता का मान अत्यंत उच्च होता है, और धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का मान कम होता है। इसके कारण ही हम जैसे सबसे अधिक विद्युत का सुचालक पूछा जाता है तो हम सिल्वर बताते हैं, क्योंकि सिल्वर की विद्युत चालकता का मान 1 × 10⁻⁶ है प्रतिरोधकता रो। सिल्वर के लिए रो का मान सिल्वर Ag के लिए 1 × 10⁻⁶ होता है, और दूसरा Cu के लिए इसका 1.6 × 10⁻⁶ होता है। तो इनकी धातुओं की और मिश्र की प्रतिरोधकता, धातुओं की मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता 10⁻⁶ से 10⁻⁸ तक होती है। ये पूछ लिया था कि हम एल्यूमिनियम, सिल्वर, इन्हीं के तार क्यों बनाते हैं विद्युत। हम सामान्य देखते हैं कि बिजली के तारों में एल्यूमिनियम, कॉपर, इन्हीं का उपयोग होता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। और विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध ये कैसे हम निकाल सकते हैं, यदि 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर में ले सकते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाता है। अब हम आते हैं इसके कारण इस प्रतिरोधकता। अभी जैसे विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन, इसका सूत्र होता है, संकेत W होता है। तो ये तार में इसके अंदर उच्च प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न हो जाएगा और ये तार चमकने लगता है, उसी से हमारा प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस तरह ये हमारा प्रतिरोधकता, सबसे कम प्रतिरोधकता हमारी किसकी रहती है, सिल्वर की प्रतिरोधकता है वो सबसे कम रहती है। इसके पश्चात Cu और Ag की होती है। इसके कारण इनका उपयोग विद्युत तार बनाने में हम करते हैं। अब आते हैं हम प्रतिरोधों को। जब हम कोई उपकरण बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, तो उन प्रतिरोधों का क्रम क्या रहता है। कहीं पर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, तो कहीं पर वो समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। तो तार के लिए देखिए, मैं लोगों के लिए प्रतिरोध, इसके लिए सिर्फ प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का हम संयोजन कैसे करते हैं। वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रतिरोध हमारा R1, R2 और R3, R1, R2, R3 कुंजी को हमने लगा रखा है जी। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, एम्पियर।
इसमें भी कुंजी को लगा रखा है। अब इसमें एक बोल्ट मीटर को भी लगा देते हैं। बोल्ट मीटर, इसमें जो बोल्ट, ये देखिए इन दोनों में, इसमें जो विद्युत धारा जाती है वो विद्युत धारा, जितनी विद्युत धारा पहले प्रतिरोध से निकलती है वही विद्युत धारा दूसरे से जाएगी और वही तीसरे से जाएगी। तो यही विद्युत धारा आई इसमें से थी, इसमें भी प्रवाहित होगी और इसमें भी प्रवाहित होगी। विद्युत धारा आई थी हमारी, वो तीनों में से एक समान प्रवाहित होती है। लेकिन इसमें जो विद्युत धारा आई थी वो एक समान, क्योंकि ये 3 जगह पर विभाजित हो जाती है। एक के लिए मैंने R1, दूसरे को R2 और तीसरा हमारा R3। मान लीजिए पहले में हमारी विद्युत धारा थी I1 और सेकंड में I2 और थर्ड में है I3। इस तरह से विद्युत धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। तो इसमें ओम का नियम क्या था हमारा? ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR। तो इस श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा बहती है। तो इसमें विद्युत धारा एक समान बहेगी, तीनों तारों से होकर के समान क्रम में बहती है। तो ये क्रम हमारा कौन सा चल रहा है? श्रेणी क्रम, सीरीज। और ये हमारा क्रम क्या रहेगा? समांतर क्रम। तो हमारे 2 क्रम होंगे, एक श्रेणी क्रम होगा और दूसरा हमारा समांतर क्रम होगा। तो समांतर क्रम में विद्युत धारा हमारी समान रहती है। श्रेणी क्रम में सभी तारों में से विद्युत धारा समान रहती है, लेकिन इन सब का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए R1 के लिए पहला प्रतिरोध ले लेते हैं। तो इसके लिए V1 इक्वल टू IR1, दूसरे के लिए इसी प्रकार V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। परंतु श्रेणी क्रम में क्या रहेगा? V इक्वल टू रहता है V1 प्लस V2 प्लस V3। जितने भी प्रतिरोध है, ऐसा नहीं है 3 ही प्रतिरोध होते हैं। तो V इक्वल टू होता है IR। तो V1 क्या था हमारा? V1 था IR1, दूसरा IR2 और तीसरा IR3। I अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो IR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए फॉर्मूला बना R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समान श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या रहेगा? कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा बहती है और सबका विभव मिलाकर के V इक्वल टू V1 V2 V3, V1 V2 और इसका पहले का V1, दूसरे का V2 और ये V3, V1 V2 V3 इक्वल टू रहता है V, टोटल प्रतिरोध ये रहेगा। तो V इक्वल टू V1 V2 V3, V1 क्या रहेगा? ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो IR1 IR2 IR3। इस तरह से ये प्रतिरोध हमने, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। अब मैं लेता हूँ समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या था? ओम का नियम तो यही रहता है हमारा, ओम के नियम से समांतर क्रम में विद्युत धारा समान रहती है। कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू V अपॉन R, I1 क्या रहेगा? V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। तो V को कॉमन ले लें तो हमारा निकलता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2 + 1/R3, इस तरह से ये समांतर क्रम में संयोजन होता है। इस तरह से हम प्रतिरोधों का क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक थ्योरेटिकल था। अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में, जैसे हमारा विद्युत बल्ब जलता है, तो विद्युत बल्ब जलने के साथ में प्रकाश उत्पन्न करता है और उसके साथ उसका कुछ भाग है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम मान लो पंखे को चलाते रहें तो पंखा तो हवा तो देता है, लेकिन पंखा स्वयं गर्म हो जाता है। इसका मतलब जो विद्युत की ऊर्जा की हमने